चैप्टर 4। अब आगे। समीक्षा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन आवाज अब भी संभली हुई थी। रियांश, उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे अपनी माँ नहीं मानते, और शायद कभी मानोगे भी नहीं। वो एक पल रुकी, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, लेकिन अपने डैड के बारे में ऐसा मत कहो। वो तुम्हारे पिता थे। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। रियांश की उंगलियां प्लेट के किनारे कस गईं। उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। फिर वो हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई हल्कापन नहीं था। वो हंसी कड़वी थी, खुरदरी, खतरनाक। मानने का सवाल ही नहीं उठता। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुम मेरी माँ हो ही नहीं। समीक्षा की आंखें फैल गईं। और मेरे डैड। रियांश की आवाज और भी धीमी हो गई, इतनी कि वो काटने लगी। मेरे डैड उसी दिन मर गए थे। उसने सिर उठाकर सीधे समीक्षा की ओर देखा, जिस दिन वो तुम्हें और एकांश को उस घर में लेकर आए थे। समय कपूर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कुछ कहना चाहा। रियांश, नहीं। रियांश ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सच कड़वा होता है, मिस्टर कपूर। उसकी आंखों में अतीत की आग जल रही थी। और आज मैं सच बोल रहा हूँ। वो कुर्सी से उठा। जिस आदमी ने अपने बेटे की माँ की यादों को किसी और औरत से बदल दिया, उसकी आवाज भारी हो गई। वो मेरे लिए उसी दिन मर चुका था। राही की सांस अटक गई। उसने पहली बार रियांश को इतना टूटा हुआ देखा, लेकिन उस टूटन में भी वो खतरनाक था। रियांश ने अपनी प्लेट दूर खिसका दी। दिन खत्म हुआ, उसने सपाट स्वर में कहा। फिर राही की तरफ देखा। और तुम। उसकी निगाहें ठंडी थीं। याद रखना, इस घर में रिश्ते नहीं चलते। वो मुड़ा, सिर्फ जख्म चलते हैं। और वो चला गया। पीछे रह गए टूटे शब्द, दबी सांसें, और एक घर जिसकी दीवारों में अब अतीत की चीखें गूंज रही थीं। मिस्टर और मिसेस कपूर वहां से निकल चुके थे। उनके जाते ही हवेली का लिविंग एरिया अजीब सी खामोशी में डूब गया। राही वहीं की वहीं खड़ी रह गई। न आंखों में आंसू थे, न चेहरे पर कोई भाव, बस भीतर कुछ टूटकर बिखर गया था। तो ये है वो घर। उसके भीतर एक आवाज उठी, जहां आवाजें नहीं, सिर्फ आदेश चलते हैं। उसकी नजर अपने हाथों पर चली गई। उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल भावहीन। रोना मना है शायद, उसने सोचा, कमजोर दिखना यहाँ गुनाह होगा। सवेंस की झुकी हुई नजरें उसे सब कुछ समझा रही थीं। ये लोग सालों से इस खामोशी में जी रहे थे। तभी बूढ़े काका धीरे धीरे आगे आए। उनकी आवाज में अपनापन था, लेकिन शब्दों में डर भी। मैडम, कुछ खलो, उन्होंने हल्के से कहा। ये सब तो यहाँ चलता रहता है। फिर थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने आवाज और धीमी कर ली। बस एक बात याद रखना, रियांश साहब के सामने मिस्टर एंड मिसेस कपूर या उनकी माँ का जिक्र मत करना। यहाँ कुछ नाम जख्म बन चुके हैं। राही ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। जब काका ने रियांश के सामने कुछ नाम न लेने की हिदायत दी, राही के भीतर कुछ कस गया। तो कुछ रिश्ते यहाँ मरे हुए हैं, उसने सोचा, और कुछ यादें जिंदा होते हुए भी दफन। उसने सिर हिला दिया, बिना सवाल, बिना विरोध। क्योंकि इस घर में सवाल पूछने का हक नहीं मिलता। यहाँ बस निभाना पड़ता है। और उसी पल राही समझ गई, ये शादी सिर्फ रिश्ता नहीं थी। ये नियमों, खामोशी और डर से भरा एक कैदखाना था। नेक्स्ट मॉर्निंग, डाइनिंग टेबल पर सुबह की चुप्पी किसी सजा की तरह फैली हुई थी। राही प्लेट के सामने बैठी थी, लेकिन नजरें नीचे थीं। चम्मच हाथ में था, पर उठ नहीं रहा था। रियांश अखबार मोड़कर टेबल पर रखता है। आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें आदेश था। इस घर में कुछ नियम हैं, वो बोला, और आज से तुम्हें ऑफिशियली पता होने चाहिए। राही की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। नियम, शादी के भी नियम होते हैं। रियांश ने एक एक शब्द तोलकर कहा। पहला नियम, मेरी परमिशन के बिना इस घर का कोई फैसला तुम नहीं लोगी। ना जॉब, ना बाहर जाना, ना किसी से मिलना। उसकी नजर सीधे राही पर थी, जैसे वो देख नहीं रहा हो, बल्कि परख रहा हो। दूसरा, मेरे पेरेंट्स का जिक्र मेरे सामने नहीं होगा। कोई भावना, कोई सफाई, कोई सहानुभूति नहीं। राही की उंगलियां प्लेट के किनारे जकड़ गईं। कुछ रिश्ते बोलने से भी मना है। रियांश थोड़ा आगे झुका, आवाज और धीमी, और ज्यादा खतरनाक। तीसरा, इस घर में तुम्हारी पहचान सिर्फ एक है, मेरी बीवी। तुम्हारा अतीत, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी सोच, सब यही खत्म होता है। उसने रुककर आखिरी बार किया। और चौथा नियम, मेरे सामने सवाल नहीं पूछे जाते। जो मुझे सही लगेगा, वही सच होगा। कमरे में फिर से सन्नाटा। रियांश एक पल रुक आगे बोला, तुम्हें पता है ना, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम। राही ने डर से हाँ में सिर हिला दिया। सवेंत सिर झुकाए खड़े थे, जैसे ये ऐलान पहले भी सुन चुके हों।
राही ने धीरे से चम्मच उठाया। हाथ अब भी कांप रहा था, लेकिन आवाज नहीं। तो यही है शादी। उसके भीतर एक ठंडी समझदारी उतरी। यहाँ प्यार नहीं, शर्तें बांधी जाती हैं। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जान चुकी थी, इस घर में बोलना विद्रोह है, और चुप रहना जिंदा रहने का पहला नियम। राही ने ब्रेकफास्ट किया, बिना पीछे देखे अपना बैग उठाया। मेंशन की दीवारें, भारी पर्दे, और वो नियम, सब जैसे उसे घूंट रहे थे। मुख्य दरवाजा पार करते हुए वो खुद से बड़बड़ाए, बड़ा आया मुझे रोज सिखाने वाला, सदू कहीं का। पहली बार उसकी चाल में डर नहीं था, गुस्सा था, और एक चुप सी जिद, मैं टूटी नहीं हूँ। कुछ देर बाद वो एक चमकती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। शीशे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ववांटा कॉर्पोरेशन। शादी के बाद आज पहला दिन था जब वो सिर्फ रियांश की बीवी नहीं, बल्कि राही थी। एक गहरी सांस, कंधे सीधे, चेहरे पर वो प्रोफेशनल ठहराव जो रात की टूटन को छुपा ले। वो अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन की औपचारिक मुस्कानें, कीबोर्ड्स की आवाजें, और भागती हुई जिंदगियां, सब कुछ वैसा ही था जैसे उसकी शादी से पहले। राही बिना रुके सीधे अपने डेस्क तक पहुंची। कुर्सी खींची, बैग रखा, लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, और उसी रोशनी में उसने खुद से कहा, यहाँ कोई नियम नहीं लिखे गए हैं। यहाँ मैं सांस ले सकती हूँ। लेकिन कहीं दूर एक साया था, जो इस आजादी को नोटिस कर चुका था। चैप्टर 5। अब आगे। ऑफिस में सीनियर ने बिना ज्यादा देखे फाइल्स राही की तरफ बढ़ा दी थी। आज ही चाहिए, क्लाइंट वेट नहीं करेगा। राही ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में ही अटक गए। वो फाइल्स और लैपटॉप लेकर घर चली आई। काम अधूरा था, और हिम्मत भी। जैसे ही वो मेंशन में दाखिल हुई, लिविंग एरिया में जानी पहचानी आवाजें गूंज रही थी। उसके माँ पापा। राही ने झट से फाइल और लैपटॉप टेबल पर रखा और दौड़कर उनसे लिपट गई। उस पल वो बीवी नहीं थी, सिर्फ एक बेटी थी। मिसेस श्री रॉय ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। नजरों में डर था, माँ वाला। तू ठीक तो है ना राही? हल्की सी चुप्पी के बाद धीरे से पूछा। रियांश अच्छे से ट्रीट करता है ना तुझे? राही का दिल कस गया। सच उसकी जुबान तक आया, लेकिन माँ पापा की परेशान आंखों ने उसे रोक लिया। उसने होठों पर झूठी मुस्कान ओढ़ ली। हाँ माँ, सब ठीक है। वो मुस्कान चेहरे पर थी, पर आंखों तक नहीं पहुंची। कुछ देर बाद बाहर कार रुकने की आवाज आई। रियांश। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, सामने राही खड़ी थी। उसकी आंखों में सवाल तैर गए। ये यहाँ क्यों खड़ी है? रियांश ने कुछ कहा नहीं, बस उसकी नजर ने पूछ लिया। राही एक कदम आगे बढ़ी। आवाज बहुत धीमी थी, लगभग विनती जैसी। माँ पापा आए हैं। एक पल रुकी। प्लीज, उनके सामने थोड़ा। वाक्य पूरा नहीं किया उसने। जरूरत भी नहीं थी। रियांश ने उसकी बात काटी नहीं, मुस्कुराया भी नहीं। बस ठंडे स्वर में बोला, घर के अंदर चलो। उसकी आवाज में चेतावनी थी, और यह भी कि यह एहसान है, आदत मत बनाना। राही ने सिर झुका लिया। वो जानती थी, आज के लिए शायद शांति मिल जाए, लेकिन इस शादी में हर सांस की कीमत चुकानी पड़ती है। रियांश का असिस्टेंट सार्थक राही को देख लगातार उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। ये लड़की कौन है? मन ही मन बुदबुदाया। मैं 2 दिन के लिए देश से बाहर गया था, और मेरे पीछे इस घर में इतने नए चेहरे कैसे आ गए? राही बिना किसी को देखे सीधे मेंशन के अंदर चली गई, पीछे पीछे सार्थक भी। लिविंग एरिया में जैसे ही मिस्टर और मिसेस रॉय ने रियांश को देखा, दोनों खड़े हो गए। रियांश उनके सामने जाकर सोफे पर बैठा, और बेहद औपचारिक, ठंडे इशारे से उन्हें बैठने को कहा। ना सम्मान, ना अपनापन, सिर्फ एक फॉर्मल कर्टेसी। सार्थक चुपचाप एक साइड में खिसक गया और सर्वेंट्स के पास जाकर धीमी आवाज में पूछा, ये लोग कौन हैं? बूढ़े सर्वेंट ने सिर झुकाकर कहा, ये सर की वाइफ हैं, और उनके पेरेंट्स। क्या? सार्थक की आवाज इतनी तेज निकली कि पूरा हॉल गूंज उठा। उसने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, पर देर हो चुकी थी। रियांश ने उसे छोटी, ठंडी नजरों से देखा। वो नजर बोल नहीं रही थी, वो हुक्म दे रही थी। सार्थक तुरंत संभल कर उसके पास आया। धीमी, अविश्वासी आवाज में पूछा, क्या तूने सच में शादी कर ली? इससे पहले कि रियांश कुछ बोलता, मिस्टर आकाश रॉय आगे बढ़े। सीधे, साफ शब्दों में। हाँ, रियांश और राही की शादी हो चुकी है। मिसेस रॉय ने बात आगे बढ़ाई। एकांश शादी से भाग गया था, तो रियांश ने उसकी जगह। मिस्टर रॉय। सार्थक ने बीच में ही उनकी बात काट दी। उसकी आवाज में हैरानी से ज्यादा अविश्वास था। एकांश शादी से भाग गया, तो रियांश ने शादी कर ली।
हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वो बोलते बोलते अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसी पल उसने अपने ऊपर रियांश की ताकतवर, जानलेवा नजर महसूस की। वो नजर चेतावनी नहीं थी, वो सजा का ट्रेलर थी। सार्थक ने तुरंत बात पलट दी। मैं फाइल स्टडी में रख कर आता हूँ। और बिना किसी की तरफ देखे वहां से चला गया। पीछे रह गया भारी सन्नाटा और एक सच्चाई जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता था। मिसेस रॉय ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, रियांश बेटा, हम तुम दोनों से यही पूछने आए थे कि शादी के बाद पगफेरे की रस्म के लिए तुम लोग क्यों नहीं आए। इससे पहले कि रियांश कुछ बोले, मिस्टर रॉय ने बात संभाल ली। चलो, ये सब छोड़ो। हम तो बस तुम दोनों को कल डिनर पर इनवाइट करने आए थे। कल आ जाना। अब हम चलते हैं। मिस्टर और मिसेस रॉय उठ खड़े हुए। रियांश भी औपचारिकता निभाते हुए खड़ा हुआ। राही भी। दोनों उन्हें बाहर कार तक छोड़ने आए। राही अपने माँ पापा से मिली। उस पल उसके चेहरे पर एक सुकून भरी, सच्ची मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो इस घर में अब तक उसने महसूस ही नहीं की थी। मिसेस रॉय आगे बढ़ी। उन्होंने रियांश के कंधे पर बेहद प्यार से हाथ रखा। मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल रखना बेटा। उसकी नादानियों को माफ कर देना। और अपना भी ख्याल रखना। इतना कहकर वो चली गई। रियांश वहीं खड़ा रह गया। माँ के जाने के बाद आज पहली बार किसी ने उसके कंधे पर माँ की तरह हाथ रखा था। कुछ बहुत हल्का सा, लेकिन गहरा। उसके पत्थर बने दिल में कहीं हिल गया। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया में राही, रियांश और सार्थक डिनर कर रहे थे। सार्थक ने खाते हुए कहा, क्या ही खाना बनाया है काका, मजा आ गया। बूढ़े काका मुस्कुराए। ये मैंने नहीं, मैडम ने बनाया है। राही को खुशी हुई दिल के किसी कोने में, लेकिन उसने नजरें झुका ली। बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाने लगी, जैसे तारीफ भी उसके लिए एक अपराध हो। रात गहराने लगी। राही अपने कमरे में ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। पूरा बेड फाइल्स और लैपटॉप से भरा था। काम करते करते कब उसकी आंख लग गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। स्टडी रूम। सार्थक ने सीधे सवाल दागा, रियांश, तूने ये शादी क्यों की? अब ये मत कहना कपूर खानदान की इज्जत के लिए। मैं तुझे जानता हूँ, तुझे कपूर से कोई लेना देना नहीं। रियांश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरे में देखते हुए बोला, वादा, एक बहुत बड़ा वादा निभाया है मैंने मिस्टर कपूर को दिया हुआ। सार्थक उसके पास आ खड़ा हुआ। वादा? वो 5 साल पुराना वादा निभाया है तूने? फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। और 2 दिन पहले उस लड़की से जो वादे किए थे, उनका क्या? रियांश ने उसे घूर कर देखा। सार्थक हल्की हंसी में बोला, ऐसे मत घूर, मुझे भी डर लगता है। फिर गंभीर होकर, सोच रियांश, इन सब में उसकी क्या गलती है? वो तुझसे डरती है। एक पल रुककर, तेरी जिंदगी में कोई आया है रियांश, उसे संभल कर रखना। कम से कम उससे उसका जीना मत छीन। इतना कहकर सार्थक चला गया। और रियांश बस चांद को देखता रह गया। जब वो कमरे में पहुंचा, तो राही गहरी नींद में थी। बेड पर उसकी फाइल्स और लैपटॉप बिखरे पड़े थे। रियांश ने लैपटॉप उठाया, स्क्रीन देखी, फिर बिना आवाज किए उसे ऑफ कर साइड टेबल पर रख दिया। खुद सोफे पर बैठ गया। उसकी नजर राही के चेहरे पर टिक गई। मासूम, थकी हुई और अनजान इस जंग से, जो उसने कभी चुनी ही नहीं थी। उसके दिमाग में सार्थक के शब्द गूंजने लगे, कम से कम उससे उसका जीना मत छीन। और पहली बार रियांश कपूर खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कुछ देर राही को देख बिस्तर के दूसरे कोने पर आ सो गया। चैप्टर 6। अब आगे। अगली सुबह जब रियांश की आंख खुली, तो उसने खुद को एक अजनबी एहसास में जकड़ा पाया। राही उसके सीने पर सिर रखे गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें हल्की थी, माथे पर बिखरे बाल, जैसे किसी ने अनजाने में उसकी दुनिया की सबसे सख्त दीवार पर नरमी का दाग छोड़ दिया हो। रियांश का जबड़ा कस गया। उसने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाया और बिना एक पल सोचे सीधे उसके चेहरे पर उंडेल दिया। आह! राही चीख उठी, ये पानी कहाँ से? हड़बड़ाकर उठते ही बेड पर खड़ी हो गई। उसे अपनी पीठ के पीछे रियांश की मौजूदगी महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़का, गला सूख गया। उसने सलाइवा निगला और धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। रियांश सीधे खड़ा था, नजरें ठंडी, चेहरा भावहीन। राही की आंखें अपने आप झुक गईं। वो सहम कर बिस्तर के कोने में बैठ गई, जैसे कोई अपराध कर बैठी हो। रियांश ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। वो मुड़ा और वॉशरूम की ओर चला गया। हल्के से उसके होठों के किनारों पर हरकत जरूर हुई। दरवाजा बंद हुआ।
राही ने कांपते हाथों से घड़ी देखी। सुबह के 5 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन उठता है? उसने थकी सांस छोड़ी और एक साइड होकर फिर से लेट गई। कुछ देर बाद रियांश जिम के कपड़ों में बाहर आया। उसकी नजर पल भर के लिए बिस्तर पर फैली राही पर पड़ी। बिना रुके वो नीचे जिम एरिया में चला गया। करीब 2 घंटे बाद वो वापस कमरे में आया। राही अब भी सो रही थी, जैसे रात की थकान ने उसे जकड़ रखा हो। रियांश बिना कोई आवाज किए ऑफिस के लिए तैयार हुआ। नीचे गया, ब्रेकफास्ट किया और मेंशन छोड़कर निकल गया। करीब 9 बजे। ओह शिट! राही हड़बड़ाकर उठी, जल्दी जल्दी जीन्स और कुर्ती पहनी, ऑफिस बैग उठाया और लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। बाहर निकलने ही वाली थी कि काका ने उसे रोक लिया। मैडम, लंच। राही पलटी, डाइनिंग टेबल तक गई, प्लेट से एक सैंडविच उठाया और चलते चलते खाने लगी। थैंक यू काका, बस इतना कहा और टैक्सी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। मेंशन पीछे छूट गया, लेकिन उस घर की चुप्पी, रियांश की ठंडी नजरें और उस सुबह का अपमान राही के साथ ऑफिस तक चला गया। ये शादी अब सिर्फ रिश्ते की नहीं थी, ये हर सुबह एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। राही जब ऑफिस पहुंची तो उसकी सीनियर बिना कुछ कहे उसके हाथ से प्रोजेक्ट फाइल लेकर सीधे आगे बढ़ गई। राही कुछ समझ पाती उससे पहले ही मीटिंग शुरू हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी स्क्रीन पर वही प्रोजेक्ट चल रहा था। सीनियर मैनेजर आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रही थी। तभी एक कड़क ठंडी आवाज पूरे रूम में गूंज उठी। क्या ये प्रोजेक्ट फाइल तुमने रेडी की है? कमरे की हवा जैसे जम गई। मैनेजर ने पलटकर देखा। रियांश कपूर वो सामने खड़ा था, सूट में, आंखों में वही पुराना जानलेवा ठंडापन। मैनेजर ने बिना हिचक कहा, जी सर। रियांश के होठों पर एक तीखी सी मुस्कान उभरी। सोच लो, उसकी आवाज और ठंडी हो गई। अगर झूठ बोला तो जॉब खो दोगी। मैनेजर के मन में हल्की सी घबराहट आई, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। किसे क्या ही पता चलेगा। उसे नहीं पता था कि रियांश रात को राही का लैपटॉप खुद चेक कर चुका था। उसे एक सेकंड भी नहीं लगा समझने में कि ये औरत किसका बनाया हुआ काम खा रही है। रियांश ने बिना उसकी तरफ देखे सार्थक को हल्का सा इशारा किया। स्क्रीन वहीं फ्रीज हो गई। रियांश की नजर सीधे मैनेजर पर टिकी। पेज नंबर 10। उसकी आवाज में आदेश था, डेटा एक्सप्लेन करो। मैनेजर बोलने लगी, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश में, लेकिन बीच में ही रियांश की आवाज गूंजी, रुको। उसकी आंखें सख्त हो गईं। पेज नंबर 10 पर तो कोई डाटा है ही नहीं। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। ये बिहेवियरल एनालिसिस है, वो एक एक शब्द काटता हुआ बोला, और इस लेवल का डेटा तुम्हारे प्रोफाइल से मैच नहीं करता। मैनेजर का चेहरा उतर गया। रियांश आगे बढ़ा, ये तुमने नहीं बनाया। उसकी आवाज अब खतरनाक हद तक शांत थी, लेकिन कम से कम जिसने बनाया है उसका क्रेडिट तो मत छीनो। उसने सार्थक की तरफ देखा, बस एक इशारा। अगले ही पल सार्थक ने स्क्रीन पर फाइल के मेटाडेटा ओपन कर दिए, जिसमें हर एम्प्लॉय के लैपटॉप का एक सीक्रेट डेटा कोड था, जिससे पता चले कि यह प्रोजेक्ट किसके लैपटॉप से बना है। क्रिएट अ नेम, राही रॉय। पूरे मीटिंग रूम में फुसफुसाहट फैल गई। रियांश की आवाज अंतिम हथौड़े की तरह गिरी। अब तुम डिसाइड करो। उसने मैनेजर से कहा, इस्तीफा दोगी या मैं टर्मिनेशन लेटर साइन करूं? राही अपने टेबल पर झुकी, पूरी तल्लीनता से काम कर रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मीटिंग रूम में क्या तूफान आया था। वो तो बस अपनी स्क्रीन में डूबी थी, जैसे हर रोज रहती थी। उसकी सीनियर मैनेजर हर बार उसी तरह उसका क्रेडिट ले जाती थी और राही चुप रह जाती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है वो रियांश कपूर की है। बस इतना पता चला कि शाम तक पूरे फ्लो में एक ही खबर थी, सीनियर मैनेजर को निकाल दिया गया है। राही के होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी जीत की खुशी थी। आज किसी ने तो गलत के खिलाफ आवाज उठाई। शाम बस स्टॉप। राही बस स्टॉप पर खड़ी थी, थकी हुई लेकिन हल्की सी संतुष्ट। तभी एक लग्जरी कार आकर उसके सामने रुकी। ड्राइवर उतरा और बेहद अदब से बोला, मैडम, सर कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। राही ने कार की ओर देखा और समझने में एक पल भी नहीं लगा कि अंदर कौन बैठा है। रियांश। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाकर कार में बैठ गई। कुछ देर बाद कार रॉय मैंशन के सामने रुकी।
अंधेरा हो चुका था, लेकिन घर की लाइट्स अब भी वैसी ही गर्मजोशी बिखेर रही थीं। दोनों जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, श्री रॉय सामने आए। उन्होंने रियांश और राही दोनों की साथ में आरती उतारी। राही मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगला पल उसके लिए हैरानी से भरा था। रियांश ने आगे बढ़कर मिस्टर और मिसेस रॉय के पांव छुए। राही की आंखें फैल गईं। ये रियांश, जिस आदमी के लिए सम्मान सिर्फ एक शब्द था, आज वो उसे नहीं पता था कि ये सब सार्थक ने उसे सिखाकर भेजा था। ड्राइवर टेबल पर कुछ गिफ्ट्स रखकर चुपचाप चला गया। मिसेस रॉय ने कहा, बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? राही तुरंत बोली, इतने प्यार से लाए हैं मम्मी, रख लीजिए। फिर मन ही मन हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाए, ये सडू डेविल दे रहा है तो ले ही लीजिए। और वो अपने कमरे में चली गई। लिविंग एरिया में रियांश मिस्टर और मिसेस रॉय के साथ बैठा था। मिसेस रॉय ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ बेटा, जिस तरह से ये शादी हुई है, तुम दोनों को निभाने में वक्त लगेगा, एक दूसरे को समझने में वक्त लगेगा। फिर उसकी आवाज में अपनापन उतर आया, लेकिन इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करना। रियांश कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। तभी एक सर्वेंट आए, मैम, डिनर रेडी है। कुछ ही देर में चारों साथ डिनर करने लगे। राही आज बड़ी बेफिक्री से खा रही थी। आज उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं था, ना टोका टोकी, ना डर, सिर्फ घर का सुकून। दिन के बाद मिस्टर रॉय ने कहा, आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। रियांश ना कहने ही वाला था कि राही चहकते हुए बोली, हाँ मम्मी, जरूर। फिर रियांश की ओर देखकर बोली, मम्मी, मैं तो रुक जाती हूँ, रियांश को क्यों डिस्टर्ब करना? मिसेस रॉय मुस्कुराई, डिस्टर्ब वाली बात कहाँ से आ गई? अब ये घर रियांश का भी है। फिर रियांश की तरफ देखते हुए, तुम रुकोगे ना रियांश? रियांश ने बस पलकें झुका दी, कोई जवाब नहीं। लेकिन कभी कभी खामोशी भी एक हामी होती है।